हम आज कवर करेंगे एस्टर वैल्यू को, आयोडीन वैल्यू को और साथ ही साथ में आरएम वैल्यू को भी। एस्टर वैल्यू के लिए मैं क्या लिखूं मैम, आप लिख सकते हो इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH रिक्वायर्ड। KOH क्या होता है, अगर आपको ये वैल्यू डिटरमिन करनी है तो इसके लिए मैम अब हम क्या करें। अब आप हमें ये बताइए कि इसके डिटर्मिनेशन के लिए क्या करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी बच्चों की पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे डेली के डेली नोट्स कंप्लीट हो रहे हैं और डेली के डेली हम आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं। तो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों, आपकी पीओसी चल रही है। पीओसी में हम लोग यूनिट 3 पे हैं, दैट इज फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स के सारे लेक्चर मैं कवर अप करवा चुकी हूँ और आज हमारा ये जो लेक्चर है ये फैट्स एंड ऑयल्स का लास्ट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आज हम अपनी आखिरी 3 वैल्यूज पढ़ने वाले हैं। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एनालिटिकल वैल्यूज होते क्या हैं, एनालिटिकल कंटेंट्स क्या होते हैं, इनसे हमें क्या क्या डिटरमिन कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी 3 वैल्यूज लास्ट क्लास में कवर अप की थी। आज हम 3 वैल्यूज कवर अप करने जा रहे हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वैल्यूज एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट। हम आज कवर करेंगे एस्टर वैल्यू को, आयोडीन वैल्यू को और साथ ही साथ में आरएम वैल्यू को भी। तो ये तीनों वैल्यूज आपकी इस पर्टिकुलर यूनिट में खत्म हो जाएंगी। इसके बाद आपका पूरा फैट्स एंड ऑयल्स खत्म हो जाएगा। और बेटा अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आई वांट टू रिकमेंड जाकर के प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा बेटा। कंप्लीट आपका सेमेस्टर करवा दूंगी मैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी 3 यूनिट तो देखो खत्म करवा ही दी, 2 हमारी यूनिट और बची है। इसके साथ ही आपका पूरा पीओसी खत्म हो जाएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी इस लास्ट टॉपिक को, लास्ट लेक्चर को। और अगर अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो मस्ट ज्वाइन द व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, क्योंकि हमारे जितने भी क्लासेस हो रहे हैं उन सभी क्लासेस के अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ये सब जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, तो वो आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया है। उसको टैप करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां इस लेक्चर के सभी लेक्चर्स के कंप्लीट नोट्स आपको अवेलेबल होने वाले हैं। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक से। और इस टॉपिक की शुरुआत किससे करेंगे मैम? टॉपिक की शुरुआत आप कर दीजिएगा सबसे पहले एस्टर वैल्यू से। थर्ड नहीं, आई थिंक मुझे 4th नंबर डालना चाहिए, क्योंकि 3 वैल्यूज तो मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में करवा चुकी हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। हमारी 4th वैल्यू यहाँ पर चलेगी, दैट इज एस्टर वैल्यू। इससे पहले वाला लेक्चर जिसने भी नहीं देखा हो देख लेना, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा तो इसको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आप फेस कर सकते हो। तो आई वुड रिकमेंड पहले वाला लेक्चर देख लेना। देन हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपनी एस्टर वैल्यू। अब ये बताइएगा, ये जो एस्टर वैल्यू होती है ये किसके लिए होती है मैम? जब हमारी एस्टरिफिकेशन प्रोसेस होगा, जब हम एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे तब हमें इस वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो मुझे बता दीजिएगा एस्टर वैल्यू के लिए मैं क्या लिखूं मैम? आप लिख सकते हो इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH रिक्वायर्ड। KOH क्या होता है मैम? KOH होता है स्ट्रॉन्ग बेस। आपने पिछली तीनों वैल्यूज में भी कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बेस लिया था, जैसे हमने KOH ले लिया था या फिर हमने NaOH ले लिया था। ये हम ले किस ले रहे हैं मैम? एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। जब भी आपको कोई एसिड न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा आप उसके लिए कोई ना कोई बेस लोगे। ये मैंने पिछले 3 वैल्यूज में कंटिन्यूअसली किया है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ लास्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो थोड़ा कम समझ में आ सकता है। तो चलिए हम क्या लिखेंगे मैम? सबसे पहले आप लिख सकते हो कि इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH रिक्वायर्ड। बेटा KOH की जगह पे आप NaOH भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे पास क्या है मैम? दीज बोथ आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। और हमें न्यूट्रलाइजेशन के लिए किसकी जरूरत होगी मैम? हमें न्यूट्रलाइजेशन के लिए स्ट्रॉन्ग बेसिस की जरूरत होगी। किस चीज के लिए मैम? टू सेपोनिफाई एस्टर्स। या किस चीज के लिए सेपोनिफिकेशन के लिए? रिक्वायर्ड टू सेपोनिफाई एस्टर। अब ये किसमें प्रेजेंट होगा मैम? विच इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट प्रेजेंट इन 1 ग्राम फैट एंड ऑयल, राइट। इसको बेसिकली क्या बोला जाएगा मैम? ये हमारा रिक्वायर्ड जो होगा वो अमाउंट होगा। यानी अगर हमसे पूछा जाता है कि जो हमारी एस्टर वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, तो मैम एस्टर वैल्यू का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा। The ester value which is equal saponification value minus acid value, यानी saponification value and acid value का जो subtraction होगा वो हमारा ester value के बराबर होता है। That means ester value is equals, that is your acid value minus saponification value, right? ये हमारे पास क्या हो जाएगा मैम? करेक्ट हमारा फॉर्मूला हो जाएगा।
तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि एस्टर वैल्यू किस किस के बराबर होगा। मैम एसिड वैल्यू और सैपोनिफिकेशन वैल्यू के माइनस के बराबर होने वाला है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका हमारा प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है ये आरएम वैल्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, क्योंकि प्रिंसिपल कई बार आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। समझिएगा, ये बेस्ड होती है ऑन द रिएक्शन ऑफ एस्टेरिफिकेशन, यानी मैम ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पे बेस्ड होने वाली वैल्यू है। तो हम लिख सकते हैं बेटा, it is based on esterification reaction। ठीक है ना, ये अपनी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पे बेस्ड है। अच्छा मैम ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता क्या है? जैसे ही कोई एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके क्या बनाते हैं मैम? ऑब्वियस सी बात है, एस्टर बनाएंगे। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या बोलते हैं मैम? इसको एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, जहां पे फैटी एसिड किसी अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करेगा और फैटी एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एस्टर का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो वेयर फैटी एसिड्स reacts with an alcohol for the formation of an ester। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है यहाँ पर मैम? यहाँ पर हमारा फैटी एसिड जो है ना, पर्टिकुलरली किसी अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करेगा और जैसे ही इनकी आपस में रिएक्शन होगी हमारा एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसी पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या बोलेंगे मैम? दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। और उसके बाद एस्टर जब बन जाएगा तो फर्दर किसके साथ रिएक्शन होगा मैम? एक बार अपना एस्टर बन गया, फिर ये किसी बेस के साथ में रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से उस एस्टर का सैपोनिफिकेशन हो जाएगा। देन हम क्या लिख सकते हैं? देन हम लिख सकते हैं मैम एस्टर्स reacts with a base। एस्टर किसके साथ रिएक्शन करेगा मैम? ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा, जो बेस बेटा आपका NaOH भी हो सकता है और KOH भी हो सकता है, टू सैपोनिफाई, है ना। फिर हमारे पास ये क्या हो जाएगा मैम? फिर फर्दर इसका सैपोनिफिकेशन हो जाएगा। जैसे इस फॉर्म्ड एस्टर ने बेस के साथ में रिएक्शन करा है, हमारे पास क्या हो जाएगा मैम? हमारा सैपोनिफिकेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट सैपोनिफिकेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल हुआ। इस प्रिंसिपल पे हमारी ये वैल्यू डिपेंड करती है। नेक्स्ट, इस वैल्यू के डिटर्मिनेशन के लिए हमें क्या करना होगा, यानी नेक्स्ट हेडिंग बेटा जो आप डालोगे दैट इज डिटर्मिनेशन। अगर आपको ये वैल्यू डिटरमिन करनी है तो इसके लिए मैम अब हम क्या करें? अब आप हमें ये बताइए कि इसके डिटर्मिनेशन के लिए क्या करेंगे। मैम अभी तक आप जिन जिन वैल्यू को डिटरमिन कर रहे हो उन सबका डिटर्मिनेशन आप कर रहे हो टाइट्रेशन मेथड से। इस पर्टिकुलर वैल्यू का भी डिटर्मिनेशन टाइट्रेशन मेथड से ही करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो दिस वैल्यू कैन बी डिटरमिन्ड विथ या बाय टाइट्रेशन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, है ना। तो टाइट्रेशन मेथड के थ्रू ही क्या करना होगा मैम? टाइट्रेशन मेथड के थ्रू ही हमें इस पर्टिकुलर वैल्यू का डिटर्मिनेशन जो है वो करना पड़ेगा। यानी कि जब हमारे पास फैट्स या फिर ऑयल्स जो प्रेजेंट होंगे हम उनका क्या करवाएंगे मैम? टाइट्रेशन करवाएंगे, ताकि हमें बेसिकली ये वैल्यू आइडेंटिफाई मिल सके। हम लिखेंगे यहाँ पर क्या कर सकते हैं मैम? ऑब्टेन्ड बाय टाइट्रेटिंग। वी कैन सिंपली राइट दैट ऑब्टेन्ड बाय टाइट्रेटिंग फैट और ऑयल। जो भी हमें हमारे पास प्रेजेंट होगा उस वक्त पे, चाहे फैट प्रेजेंट हो या ऑयल प्रेजेंट हो, जैसे ही हम उसका टाइट्रेशन करेंगे मैम, टाइट्रेशन होता किसके अगेंस्ट है? किसी ना किसी बेस के अगेंस्ट बेटा ये टाइट्रेशन होगा। तो ये जो टाइट्रेशन होगा वो पता है किसके अगेंस्ट होगा मैम? ये टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस के अगेंस्ट होगा। दैट मीन्स आप NaOH भी ले सकते हो स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में, आप यहाँ पर KOH भी ले सकते हो। इसके अगेंस्ट हमारा फैट या ऑयल का क्या हो चुका होगा मैम? आपका टाइट्रेशन हो चुका होगा। और किसके प्रेजेंस में मैम? ये पर्टिकुलरली किसी इंडिकेटर के प्रेजेंस में होगा। आप यहां पर लिख सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंडिकेटर, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंडिकेटर। अच्छा बेटा यहाँ पर इंडिकेटर क्या यूज करेंगे मैम? सेम इंडिकेटर जो हमने लास्ट वैल्यूज में यूज किया था। कौन सा था वो मैम? दैट वाज अ फेनोल्फथलीन इंडिकेटर। सेम वही फेनोल्फथलीन इंडिकेटर यहाँ पर भी हम यूज करेंगे। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इंडिकेटर मैम? इंडिकेटर का नाम है हमारे पास में फेनोल्फथलीन।
यस तो किस इंडिकेटर का यूज करा है हमने मैम? यहाँ आपने फिनोल्फथलीन इंडिकेटर का यूज किया है। उसके बाद हम इस ऑपरेशन को क्या करेंगे मैम? ये वाला टाइट्रेशन आप एक बार दोबारा से परफॉर्म करोगे। एक बार हमने ये टाइट्रेशन सैंपल के साथ परफॉर्म किया, लेकिन अगली बार जब हम इस टाइट्रेशन को रीपरफॉर्म करेंगे तो विदाउट सैंपल हम परफॉर्म करेंगे। तो हम लिख सकते हैं रिपीट दिस ऑपरेशन but without sample। यानी अब हमने क्या किया मैम? आपने इस सैंपल को, इस टाइट्रेशन को रिपीट किया, लेकिन इस बार यहाँ पर आपने सैंपल नहीं लिया। और बेटा पता है इस टाइट्रेशन को क्या बोलते हैं? इस टाइट्रेशन के मेथड को हम ब्लैंक टाइट्रेशन भी बोलते हैं। तो आपके पास ब्लैंक टाइट्रेशन की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि जो ब्लैंक टाइट्रेशन होता है इसकी क्या डेफिनेशन है, व्हाट इज द ब्लैंक टाइट्रेशन, ये भी बता देना अगर पूछा जाए तो। अगर हम अपना कोई भी टाइट्रेशन विदाउट एनी सैंपल परफॉर्म करते हैं तो दिस पर्टिकुलर टाइट्रेशन इज कॉल्ड एज अ ब्लैंक टाइट्रेशन। एक बार हमने सैंपल के साथ परफॉर्म किया, दोबारा हमने ये ब्लैंक टाइट्रेशन परफॉर्म किया। देन उसके बाद हमने क्या कर लेंगे मैम? एस्टर वैल्यू का बस फॉर्मूला बता दीजिए। जो लास्ट वैल्यूज में मैंने जिस तरीके से फॉर्मूले बताए हैं सेम वैसे ही अब हम यहाँ पर इनके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। अगर हमें एस्टर वैल्यू निकालनी है, क्या फॉर्मूला होगा मैम? सबसे पहले तो जो एक्चुअल टेस्ट की वैल्यू आई होगी, यानी एक्चुअल टेस्ट मतलब जो हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस दिया था, जब हमने एक्चुअल टाइट्रेशन किया था, माइनस ब्लैंक टेस्ट जब हमने दोबारा से किया था विदाउट एनी सैंपल, राइट? एक्चुअल टेस्ट माइनस ब्लैंक टेस्ट अपॉन वेट ऑफ द सैंपल, यानी जो हम सैंपल ले रहे हैं उस पर्टिकुलर सैंपल का वेट क्या रहने वाला है। ठीक है, ये हमारे पास एस्टर वैल्यू के लिए आ गया है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? किसी ना किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से। व्हाट विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखना 28.05। और ये पूरा फॉर्मूला हो गया आपके एस्टर वैल्यू के लिए, दैट इज एक्चुअल टेस्ट जो भी यहाँ एक्चुअल टाइट्रेशन की वैल्यू होगी, ब्लैंक टाइट्रेशन की जो भी वैल्यू होगी, डिवाइड बाय द वेट ऑफ द सैंपल, मल्टीप्लाइड कर दिया जाएगा 28.05 से। ये पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा मैम? दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एस्टर वैल्यू। और याद रखिएगा अमाउंट ऑफ बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस्टर वैल्यू ऑफ द सैंपल, जैसे हर बार हमने किया है। यानी जितना ज्यादा आप बेस लोगे उतनी ही ज्यादा किसी सैंपल की एस्टर वैल्यू होने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लीजिएगा। अमाउंट वैल्यू ऑफ बेस या अमाउंट ऑफ अ बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस्टर वैल्यू ऑफ अ सैंपल। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट? यहां से सवाल आपके एज इट इज पूछे जा सकते हैं। एस्टर वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होने वाला है मैम? अमाउंट ऑफ अ बेस। जितनी ज्यादा एस्टर वैल्यू होगी उतना ज्यादा क्या होगा मैम? उतनी ही हमारे पास बेस का अमाउंट रहने वाला है। तो दैट इज ऑल अबाउट द एस्टर वैल्यू। एस्टर वैल्यू के लिए इतना आपके लिए मोर देन इनफ रहने वाला है। हमने देखा एस्टर वैल्यू होता क्या है, बेसिक सी चीजें देखी। एस्टर वैल्यू के प्रिंसिपल पे ध्यान दिया कि इसका प्रिंसिपल बेसिकली क्या है, किस प्रिंसिपल पे पर्टिकुलर वैल्यू बेस्ड ऑन है। देन हमने डिटर्मिनेशन देखा इसका कि क्या इसके डिटर्मिनेशन की वैल्यूज आएंगी। देन हमने इसके फाइनल फॉर्मूले पे डिस्कशन किया, और ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्टली कई बार सवाल बनता रहता है। तो एस्टर वैल्यू के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वैल्यू पे डिस्कशन करते हैं। और जो बेटा हमारी नेक्स्ट वैल्यू आने वाली है दैट इज गोइंग टू बी द आयोडीन वैल्यू। काफी इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये आपकी। दिस इज द फिफ्थ वैल्यू दैट इज आयोडीन वैल्यू। ये बहुत ज्यादा बेटा आपकी इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। चलिए समझते हैं कि आयोडीन वैल्यू क्या है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इट इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन पर्टिकुलर फैट और ऑयल। यानी कोई भी तुम्हें फैट या ऑयल दिया है, उस पर्टिकुलर फैट या ऑयल में कितना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट है। व्हाट इज अनसैचुरेटेड? जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। अगर हम ये डिटर्मिनेशन कर लेते हैं तो ये किसके अगेंस्ट होता है मैम? ये पर्टिकुलर चीज का डिटर्मिनेशन आप आयोडीन वैल्यू के साथ में करने वाले हो। तो क्या लिखना चाहिए मुझे डेफिनेशन में? आप लिख दीजिए मैम, इट इज द मेजरमेंट ऑफ इट इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये वैल्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल देना। अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स present in fats or oils, present in fats or oils।
ठीक है मैम, इतना तो हम समझ गए। और बता दीजिए बेटा, इट इज यूज टू डिटरमिन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसी चीज को मैं दूसरे शब्दों में अगर बोलूं तो किसी भी पर्टिकुलर फैट में या किसी भी पर्टिकुलर ऑयल में क्या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, इसके डिटर्मिनेशन के लिए हमेशा जिस वैल्यू का यूज करते हैं दैट इज योर आयोडीन वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज यूज टू डिटरमिन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये आपसे बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल बेटा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फ्रॉम एनी फैट एंड ऑयल। है ना, किसी भी फैट या ऑयल में से अगर हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, हम क्या यूज करेंगे मैम, हम अपनी प्रॉपर आयोडीन वैल्यू का बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हम समझ गए। नेक्स्ट चीज क्या होगा मैम, नेक्स्ट आप बताइएगा कि ये पर्टिकुलर वैल्यू किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, क्योंकि प्रिंसिपल तो कई बार आपसे शॉर्ट में भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है, लॉन्ग में आएगा तो सभी लिखना है, शॉर्ट में इंडिविजुअल प्रिंसिपल दिया जा सकता है। तो चलो डिस्कस करते हैं इसके प्रिंसिपल पे, यानी जो आयोडीन वैल्यू है ये पर्टिकुलरली किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है मैम। इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड एज एन आयोडीन वैल्यू। तो हम लिखेंगे कि इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आयोडीन, द रिएक्शन ऑफ आयोडीन विथ, किसके साथ में रिएक्शन होगा मैम, ये बेसिकली आयोडीन का किसी भी पर्टिकुलर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के साथ में रिएक्शन है, यानी बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद एनी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, विद एनी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, जल्दी से बताइएगा, इससे क्या फॉर्मेशन होगा मैम, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे हमारे पास बेस्ड है। ठीक है, ये तो हम समझ गए। उसके बाद मैम आयोडीन वैल्यू बेसिकली किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैम, आयोडीन वैल्यू सबसे ज्यादा बेसिक वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली है। इसके अलावा मैं एक और लाइन यहाँ पर बहुत ही इजीली लिख सकती हूँ कि इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स आयोडीन। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं पहले, हमारी आयोडीन वैल्यू क्या है मैम, आयोडीन वैल्यू इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन विच इज ऑब्जर्व्ड ये पूरी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है जो आपको अपने एग्जाम में एज इट इज बेटा लिख के आनी पड़ेगी। ठीक है, ऑब्जर्व बाय, ऑब्वियस सी बात है, 100 ग्राम ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। इस पर्टिकुलर वैल्यू को क्या बोलते हैं मैम, इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम अपनी आयोडीन वैल्यू बोल देने वाले हैं। लेट्स सपोज हम क्या बना रहे हैं मैम, सपोज कर लेते हैं कि आपने कोई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनाया। ये देखो, ये हमने क्या किया मैम, आपने एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनाया है। हम यहाँ पर लिख देते हैं लाइक दिस इज अनसैचुरेटेड, ये हमारे पास में एक प्रकार का अनसैचुरेटेड फैट या फिर अनसैचुरेटेड ऑयल एक्सेट्रा कुछ भी है हमें यहाँ पे गिवन है। अगर अब हम इसके रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं मैम, इस पर्टिकुलर अनसैचुरेटेड फैट या ऑयल की रिएक्शन आपने आयोडीन के साथ करे। जैसे ही हमने इसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ करे, अभी ये अनसैचुरेटेड है, जैसे ही हम इसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ करा देंगे, बताना बेटा जरा हमें क्या मिलेगा मैम। देखिए आपको एक सैचुरेटेड फैट या ऑयल मिलेगा। कौन सा सैचुरेटेड फैट या ऑयल, यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों साइड क्या जुड़ जाएगा मैम, दोनों साइड आयोडीन जुड़ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे मैम, इसको बोल दीजिए आप सैचुरेटेड फैट और ऑयल। बहुत ध्यान से समझना बेटा इसको। हमारे पास क्या था मैम, पहले आपके पास में एक अनसैचुरेटेड फैट या ऑयल गिवन था, क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड था। अब जैसे ही ये वाला फैटी एसिड आयोडीन के साथ में रिएक्शन करेगा, आयोडीन दोनों पॉइंट्स पे जाकर ऐड हो जाएगा जो डबल बॉन्ड से अटैच है, दोनों कार्बन एटम पर जाकर के क्या हो गया मैम, अटैच हो गया। और ये अनसैचुरेटेड से पर्टिकुलरली किस में कन्वर्ट हो चुका है मैम, सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये बेसिकली हमारा प्रिंसिपल होता है किसका, आयोडीन वैल्यू का। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, दिस इज द पर्टिकुलर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद नेक्स्ट चीज होती है कि मैम इसका डिटर्मिनेशन के लिए हमें क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
प्रिंसिपल तो आपने समझा दिया, अभी नेक्स्ट आप हमें बता दीजिएगा कि अगर हमें ये पर्टिकुलर वैल्यू का डिटर्मिनेशन करना है तो हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमिन दिस आयोडीन वैल्यू। सुनो, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे? क्या मैम इसको भी टाइट्रेशन मेथड से करेंगे? नहीं, इसको टाइट्रेशन मेथड से डिटरमिन नहीं करते, इसको एक यूनिक और डिफरेंट मेथड से डिटरमिन करेंगे। दैट पर्टिकुलर मेथड इज नोन एज विज मेथड। क्या होता है मैम ये मेथड? आओ बताती हूँ। तो लिखेंगे इट इज डिटरमिन्ड बाय, इसी वजह से ये सवाल एग्जामिनर बहुत पूछता है। बाकी सारे तो हमने टाइट्रेशन से करे, लेकिन ये टाइट्रेशन से नहीं करते। ये कैसे डिटर्मिनेशन करते हैं मैम? ये आप विच मेथड से डिटरमिन करने वाले हो, इसको अंडरलाइन कर लेना क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इसका डिटर्मिनेशन जिस मेथड से करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ विच मेथड, इन्वॉल्विंग रिएक्शन ऑफ अ फैट और ऑयल। देखो किसके साथ रिएक्शन होता है, मैं पूरा लिखती हूँ फिर समझाती हूँ। यहां पर होती है इन्वॉल्विंग रिएक्शन ऑफ अ फैट और ऑयल। देखो यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर हमारा फैट या ऑयल होने वाला है वो क्या होने वाला है मैम? ये पर्टिकुलरली रिएक्शन करेगा एक्सेस अमाउंट ऑफ आयोडीन के साथ। तो इन्वॉल्विंग रिएक्शन ऑफ फैट और ऑयल विथ एक्सेस अमाउंट ऑफ आयोडीन, इसी वजह से तो इसको हम आयोडीन वैल्यू बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आयोडीन की एक्सेस अमाउंट के साथ में रिएक्शन कराते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये पर्टिकुलर रिएक्शन हमेशा किसी एसिड की प्रेजेंस में होगी। तो लिख लीजिएगा इन द प्रेजेंस ऑफ, हम एसिड ले लेते हैं एसिटिक एसिड। तो हम किसकी प्रेजेंस ले रहे हैं मैम? आप ले रहे हो CH3COOH की प्रेजेंस। तो यहाँ पर क्या हुआ मैम? यहाँ पे पर्टिकुलरली हमारे एसिड के साथ में इसकी एसिड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराएगी। एक्सेस ऑफ आयोडीन जो होगा दैट विल बी मोनोक्लोराइड, इसको ट्रीट किया जाएगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो हम लिख सकते हैं excess of iodine monochloride is treated with Ki. Iodine monochloride is treated with Ki. What is Ki? मैम Ki का मतलब होता है पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम? बेटा आप यहाँ पर रिएक्शन कवर करा रहे हो अपने पोटेशियम आयोडाइड के साथ। अब ये जो सैंपल आपका हुआ है इसका आप फर्दर टाइट्रेट करने वाले हो किसी ना किसी बेस के साथ। तो अब हम क्या लिखेंगे? नाउ दिस सैंपल is titrated, राइट। अब ये जो पर्टिकुलरली सैंपल मिला था इसका क्या कराया जाएगा? टाइट्रेशन कराया जाएगा। अगेंस्ट व्हाट मैम? अगेंस्ट 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी याद रखनी है, मैंने यहाँ मोलर नहीं लिखा है। जब मैंने यहाँ पर ये सॉल्यूशन लिया है तो मैंने क्या लिया मैम? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0.1 नॉर्मल आपने सॉल्यूशन लिया है। अच्छा, किसका सॉल्यूशन लिया है? सवाल कई बार बना है पिछले सालों में। तो लिखना है आपको 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फाइड। किसका सॉल्यूशन हमने लिया है मैम? आपने सोडियम थायोसल्फाइड का सॉल्यूशन लिया है, राइट। तो हमने 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फाइड का सॉल्यूशन ले लिया। जैसे ही सोडियम थायोसल्फाइड के सॉल्यूशन के अगेंस्ट हमने इसको टाइट्रेशन कराया, हमें क्या मिल जाएगा मैम? स्टार्च सॉल्यूशन का यूज किया गया एज एन इंडिकेटर। बस लिख सकते हैं हम हियर स्टार्च सॉल्यूशन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। स्टार्च सॉल्यूशन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। बेटा इंडिकेटर बहुत याद रखना। अभी तक हमने इंडिकेटर के रूप में किसका यूज किया है मैम? आपने अभी तक फिनोल्फथलीन का यूज करवाया। यहां मैंने इंडिकेटर के रूप में किसका यूज किया है मैम? स्टार्च सॉल्यूशन का। ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये मैम आपका प्रॉपर टाइट्रेशन हो गया जिसमें आपने सैंपल के साथ कराया। अगली बार आप एक और बार टाइट्रेशन कराओगे लेकिन वो विदाउट सैंपल करवाओगे, इसको हम ब्लैंक टाइट्रेशन बोलते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे देन परफॉर्म ब्लैंक टाइट्रेशन। क्या करवाएंगे अब हम मैम? अब हम ब्लैंक टाइट्रेशन करवाने वाले हैं। पहले हमने प्रॉपर अपना टाइट्रेशन कराया और जैसे ही हमारा प्रॉपर टाइट्रेशन खत्म हुआ हमने क्या करा दिया? यहां मैम आपने अपना ब्लैंक टाइट्रेशन कराया। डन। अब मैम आप इसका हमें फॉर्मूला बता दीजिए कि आयोडीन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होने वाला है, जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। चलिए आयोडीन वैल्यू का फॉर्मूला समझते हैं। इट इज नथिंग बट B-S मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर मैम एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। व्हाट इज दैट? 12.69। ये हमारे पास क्या होगी मैम? ये न्यूमेरिकल वैल्यू। अपॉन में तो मैम सभी को पता है एक ही चीज आनी है, दैट इज वेट ऑफ द सैंपल, यानी हमारे सैंपल का क्या वेट होने वाला है। लेकिन मैम ये फॉर्मूला आपने लिख दिया
बट हमें ये नहीं समझ में आ रही है कैपिटल बी का क्या मतलब है, कैपिटल एस का क्या मतलब है और एन का क्या मतलब है। चलो डिटेल में समझते हैं कि यहाँ पर ये जो हमें टर्म्स दिए हुए हैं, इन पर्टिकुलर टर्म्स का यहाँ पर क्या मतलब है। तो चलिए, अगर आप बी के बारे में बात कर रहे हो तो बी क्या हो जाएगा मैम, बी इज द वॉल्यूम ऑफ थायोसल्फेट, ठीक है, फॉर ब्लैंक टाइट्रेशन। यानी जब हम अपना ब्लैंक टाइट्रेशन करा रहे हैं तो हमारे पास क्या वॉल्यूम होगा, दैट इज बी। तो आप लिख सकते हो हमारे ब्लैंक मेथड में थायोसल्फेट का जो भी वॉल्यूम है वो हमें ले लेना है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, एमएल्स मत भूलना क्योंकि ये यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बी के बाद अगर हमें पता करना हो एस क्या है तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज एस। मैम ये भी सेम वही है, लेकिन ये ब्लैंक टाइट्रेशन के दौरान ना होकर ये सैंपल में होने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे मैम, इट इज द वॉल्यूम ऑफ थायोसल्फेट इन सैंपल मेथड। सैंपल का टाइट्रेशन जब हम करा रहे थे बेटा तब वाला वॉल्यूम है। ये भी किस में मेजर करना है मैम, ये भी हमें एमएल में ही मेजर करना है। बी हो गया, एस हो गया, लास्ट फैक्टर क्या बचा है मैम, लास्ट टर्म हमारे पास एन बचता है। व्हाट इज दिस मैम, ये थायोसल्फेट की नॉर्मेलिटी को हमारे एक्सप्लेन करेगा। यानी व्हाट इज दिस, एन का मतलब हो गया मैम नॉर्मेलिटी। किसकी नॉर्मेलिटी, थायोसल्फेट की नॉर्मेलिटी। तो ये हमारे पास तीनों के तीनों टर्म्स मैंने डिस्क्राइब कर दिया। और व्हाट इज दिस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द आयोडीन वैल्यू। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आयोडीन वैल्यू समझना, आयोडीन का प्रिंसिपल समझना, डिटर्मिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों चीजें हम यहाँ पर कवर अप कर चुके हैं। यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा चीज आती है बेटा, सिग्निफिकेंस। यानी आप जो आयोडीन वैल्यू पढ़ रहे हो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Let's understand what the significance is. चलिए, सिग्निफिकेंस के बारे में बेटा अगर हम बात करेंगे तो इसका यूज किस लिए किया जाता है मैम, अगर आपको किसी फैटी एसिड्स में अनसैचुरेशन पता करना है तो आप इस वैल्यू का यूज करोगे। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू मेजर द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यानी कभी भी अगर आपको अनसैचुरेशन का अमाउंट पता करना है तो आप किस वैल्यू का यूज करने वाले हैं, हम पर्टिकुलरली मैम अपनी आयोडीन वैल्यू का यूज करने वाले हैं। द अमाउंट ऑफ आयोडीन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सैचुरेटेड डबल बॉन्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो पहले लिखती हूँ फिर समझाती हूँ। मैम दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोडीन वैल्यू, है ना, उस आयोडीन वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। जैसा हर बार ही होता है वैसा ही इस बार भी ये हमारे पास हो जाएगा। यानी आयोडीन वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनसैचुरेशन। जितनी ज्यादा आयोडीन वैल्यू आएगी उतना ही ज्यादा क्या हो रहा होगा, उतना ही ज्यादा मैम आपके पास में अनसैचुरेशन आ रहा होगा। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारी आयोडीन वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। दी बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनफैक्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज ये भी समझ लीजिएगा कि जितने भी हमारे अनसैचुरेटेड लिपिड्स होते हैं दे आर मोर सस्पेक्टेबल टू द रेंसिडिटी। जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, लिपिड होंगे, वो सबके रेंसिडिफाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये मैं एक्स्ट्रा में लिख देती हूँ, अनसैचुरेटेड लिपिड्स आर more susceptible, unsaturated lipids are more susceptible of rancidification। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, जरूर से अपने एग्जाम में मेंशन करके आइएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं हाईलाइट भी कर दिया है, स्टार मार्क भी कर दे रही हूँ। दिस पर्टिकुलर लाइन इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। तो ये सारा किस्सा खत्म हो गया हमारी आयोडीन वैल्यू के बारे में। सब कुछ हमने आयोडीन वैल्यू के लिए देख लिया। अब हम बढ़ते हैं इस पूरे यूनिट के आखिरी टॉपिक की तरफ, दैट इज योर RM वैल्यू। चलिए अब हम फाइनली मूव ऑन करने जा रहे हैं टूवर्ड्स RM वैल्यू। मैम ये RM वैल्यू शॉर्ट फॉर्म में ही आपने हर बार बताई है, एक बार इसका लॉन्ग फॉर्म बता दीजिए। व्हाट इज दिस, ये बेटा हमारे पास होता है रिचर्ड मिसल वैल्यू।
मतलब ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आरएम वैल्यू का। चलिए, अब आरएम वैल्यू का मतलब क्या होता है, किस चीज के लिए डिटर्मिनेशन किया जाता है। अगर किसी भी फैट एंड ऑयल में अगर हमें वोलेटाइल फैटी एसिड को डिटरमाइन करना है, मान लो कोई भी लिपिड तुम्हें दिया है, फैटी एसिड दिया है, उसमें तुम्हें वोलेटाइल फैट को डिटरमिन करना है, वोलेटाइल फैटी एसिड को डिटरमिन करना है, उसके लिए आप आरएम वैल्यू पर्टिकुलरली यूज करोगे। तो हम लिख सकते हैं इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, चलिएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसके मेजरमेंट के लिए हम आरएम वैल्यू का यूज करते हैं। मैम अमाउंट ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाउंट ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड, यानी कितना वोलेटाइल फैटी एसिड हमारे पास अवेलेबल है, अमाउंट ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड इन एनी फैट और ऑयल। जो भी पर्टिकुलर फैट या ऑयल दिया है उसमें पर्टिकुलरली क्या हमारे पास कितने अमाउंट में फैट या ऑयल प्रेजेंट है, बेसिकली वोलेटाइल फैटी एसिड प्रेजेंट है, दैट इज डिटरमिन्ड बाय द पर्टिकुलर आरएम वैल्यू। उसके अलावा किसी भी बटर की प्योरिटी की टेस्टिंग के लिए भी ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आपके घर पे बटर यूज होता होगा, अगर आपको उस बटर की प्योरिटी की टेस्टिंग करनी है आप इस आरएम वैल्यू का यूज कर सकते हो। हम लिखेंगे इट इज यूज्ड फॉर द प्योरिटी टेस्टिंग ऑफ बटर, है ना। अगर हमें कभी भी बटर में प्योरिटी टेस्टिंग यूज करनी है हम अपनी आरएम वैल्यू का यूज कर सकते हैं। ये डिफाइन किससे होता है, अब ये डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। यहां पर भी मैंने क्या लिया है मैम, आपने यहां पर भी नॉर्मल लिया है, तो इट इज डिफाइंड एज 0.1 नॉर्मल KOH। बेस कब लेते हैं, न्यूट्रलाइज करने के लिए, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज। अब मैं तुम्हें इतनी बार सेम चीज पढ़ा चुकी हूं कि ये तो तुम लोग मुझे खुद ही बता दोगे। जल्दी से बता दो किस चीज के लिए न्यूट्रलाइजेशन के लिए चाहिए, मैम एसिड के लिए। यस, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं मैम, इस पर्टिकुलर वे में आप अपनी आरएम वैल्यू को बहुत ही इजीली डिटरमिन कर सकते हो। ठीक है, ये तो हमने बेसिक्स देख लिया पूरा आरएम वैल्यू का। अब मैम आप बात कर लीजिए इसके प्रिंसिपल के बारे में कि इसका प्रिंसिपल क्या है, यानी जो हमारी पर्टिकुलर आरएम वैल्यू होती है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड विद एनी काइंड ऑफ बेस, यानी हमारा पर्टिकुलर वोलेटाइल फैटी एसिड जो है वो किस तरीके से बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, इस चीज पे बेस्ड होगी हमारी आरएम वैल्यू। तो हम इजीली लिख सकते हैं कि द आरएम वैल्यू इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ, इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड based on the reaction of volatile fatty acid with a base। यानी हमारा जो बेस है, बेस क्या ले सकते हो मैम आप, NaOH भी बेस ले सकते हो, आप KOH भी बेस ले सकते हो। ये पर्टिकुलर बेस जो है वोलेटाइल फैटी एसिड से किस तरीके से डिपेंड रिएक्शन कर रहा है, इस पे बेस्ड होता है हमारा आरएम का प्रिंसिपल। अब ये डिपेंड किस पे करता है ये भी लिखिएगा, द अमाउंट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये, द अमाउंट ऑफ KOH रिक्वायर्ड, यानी कितना अमाउंट ऑफ बेस रिक्वायर्ड होगा, जल्दी से बताओ, हर बार मैं रिपीट करवा रही हूँ ये चीज मैम। इट इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज वोलेटाइल फैटी एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जल्दी से बताइएगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैम। ऑब्वियस सी बात है, जो आपका बेस है जिसको जो कि बेसिकली वोलेटाइल फैटी एसिड के न्यूट्रलाइजेशन के लिए चाहिए, ये पर्टिकुलर बेस की वैल्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आरएम वैल्यू। ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, आरएम वैल्यू के। यानी अगर इसी को मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, आप बहुत इजीली लिख सकते हो, आरएम वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ बेस।
यानी जितना ज्यादा हमें बेस लेंगे बेसिकली उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा उस पर्टिकुलर कंपाउंड की आरएम वैल्यू होने वाली है। तो ये हो गया हमारा आरएम वैल्यू का प्रिंसिपल। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ आरएम वैल्यू। हमने पूरा बेसिक्स डिसाइड कर लिया, हमने प्रिंसिपल डिसाइड कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिटर्मिनेशन, यानी अगर हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है हम डिटरमिन कैसे करने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे एक बार इसका डिटर्मिनेशन कि हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमिन दिस पर्टिकुलर वैल्यू। चलिए हम लोग इस वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैम जो आपका फैट है उसका क्या कराया जाएगा, जो भी हमारा फैट है मैम उसको सैपोनिफाइड करवाया जाएगा। सैपोनिफाइड यानी बेस के साथ रिएक्शन। फिर हमारा सबसे पहले फैट इज सैपोनिफाइड। जरा बताना कि इसका सैपोनिफिकेशन किसके साथ कराएंगे। मैम इसका सैपोनिफिकेशन आप ग्लिसरॉल एल्कली सॉल्यूशन के साथ कराओगे। तो फैट इज सैपोनिफाइड यूजिंग glycerol alkali solution, glycerol alkali solution with concentrated H2SO4। ठीक है, इसके साथ में हमने क्या करवा दिया मैम, आपने अपने फैटी एसिड का सबसे पहले तो सैपोनिफिकेशन करा दिया। लिबरेटेड फैटी एसिड जो मिला उसका क्या करेंगे, जल्दी से लिख दीजिएगा। जो हमारा लिबरेटेड फैटी एसिड है उसको स्टीम डिस्टिल्ड करा जाएगा। हमने क्या किया मैम, जो हमारा फैटी एसिड लिबरेट हुआ उसको स्टीम डिस्टिल कर लिया और फिर इस पर्टिकुलर फैटी एसिड को एक फ्लास्क में कंटेन कर लेंगे एंड देन कंटेन इट इन एनी फ्लास्क। हम क्या कर लेंगे मैम, आप पर्टिकुलरली किसी भी फ्लास्क में इसको कंटेन कर लोगे। ठीक है, समझ गए ये चीज। फिर बता दीजिए क्या होगा। नाउ जो आपका कूल्ड कंडेंस्ड फिल्टर्ड है उसको आप सेपरेशन के लिए भेज दोगे। रेडी फॉर सेपरेशन। यहाँ पर क्या हो जाएगा मैम, यहाँ पर्टिकुलरली आपका सेपरेशन का प्रोसेस हो जाएगा और जैसे ही यहाँ से सेपरेशन प्रोसेस होगा हमें क्या मिलेगा मैम, द वाटर सॉल्युबल फैटी एसिड इज देन ट्रीटेड विथ क्या अमाउंट ले रहे हैं हम मैम, 0.1 नॉर्मल। किस चीज का मैम, पर्टिकुलर बेस का। तो हमने क्या लिया मैम, हमने अपने पर्टिकुलर बेस का 0.1 नॉर्मल लिया है। किसके लिए मैम, फॉर द हमारे पास डिफरेंट वैल्यू ऑफ KOH फॉर RM वैल्यू या फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ RM वैल्यू। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे मैम, आप अपने RM वैल्यू को डिटरमिन करने वाले हो। इसका कोई फॉर्मूला भी होता है? हाँ जी बिल्कुल फॉर्मूला होता है, बताइएगा जरा। फॉर्मूले से डायरेक्टली सवाल भी आते हैं तो इस फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा। इट इज नंबर ऑफ ml। सबसे पहले तो बेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो नंबर ऑफ ml ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑफ KOH, नंबर ऑफ ml ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑफ KOH अपॉन में क्या लेंगे मैम, वही एक ही चीज है अपना वेट ऑफ सैंपल। हम क्या ले लेंगे मैम, आप ले लेंगे हमारे पास वेट ऑफ सैंपल। डन। हमने सबसे पहले बेस का अमाउंट लिया, उसके बाद सैंपल का वेट लिया, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे मैम, मल्टीप्लाई कर देंगे एक न्यूमेरिकल डिजिट से। राइट, यहाँ पर क्या कर देंगे मैम, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या आ गई मैम, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से आप अपनी RM वैल्यू बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हमने क्या डिस्कशन किया, सबसे पहले मैम आपने एस्टर वैल्यू का डिटर्मिनेशन करवाया। एस्टर वैल्यू का पूरा फॉर्मूला, प्रिंसिपल, इसका कंप्लीट डिटर्मिनेशन अलॉन्ग विद ऑल द रिक्वायर्ड फॉर्मूलाज हमने कवर अप कर लिया। एस्टर वैल्यू के बाद नेक्स्ट हमने डिस्कशन किया बेटा आयोडीन वैल्यू के बारे में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू। इस पे मैं स्टार मार्क भी कर देती हूँ, जिसमें हमने इसका प्रिंसिपल भी समझा, उसके बाद इसका मैंने आपको एक रिएक्शन भी करके दिखाया एंड देन लास्ट में हमने डिटर्मिनेशन समझा, किस तरीके से हम पर्टिकुलर वैल्यू का डिटर्मिन करने वाले हैं। देन हमने एक और चीज यहाँ पर देखी, इसका फॉर्मूला, फॉर्मूले में कौन सा टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है।
बहुत ध्यान से इसको कवर अप करके जाना। देन हमने इसका सिग्निफिकेंस देखा। अच्छा, ये सिग्निफिकेंस हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ये सब कुछ तुमसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। यहाँ से लॉन्ग में अगर बना तो सब लिखोगे, शॉर्ट में बना तो भी तुम इस पर्टिकुलर चीजों को लिख के आओगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आर एम वैल्यू। ये हमारी आखिरी वैल्यू थी, इसको हमने डिटेल में बात की, आर एम वैल्यू के फॉर्मूले पे बात करी और हमने आर एम वैल्यू के डिटर्मिनेशन भी सीख लिया। और इसी के साथ साथ तुम्हारी पूरी यूनिट खत्म हो गई। दैट इज ऑल अबाउट द फैट्स एंड ऑयल्स। पूरा फैट एंड ऑयल हमने खत्म कर दिया। कंप्लीट नोट्स मैं तुमको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ फैट एंड ऑयल के। ये वाले लेक्चर के नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे। अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि वहीं पे मैं नोट्स अपलोड करूंगी। तो इसके साथ तुम्हारे थर्ड सेमेस्टर की पूरी 3 यूनिट इतने कम टाइम में हमने कवर अप करवा ली। कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। केवल 2 यूनिट बची हुई हैं, उसके बाद पूरा आपका सेमेस्टर खत्म। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वेट है या नहीं नेक्स्ट यूनिट का। जितने ज्यादा कमेंट करोगे उतना जल्दी हम आपके लिए नेक्स्ट यूनिट लेकर आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, वी विल सी अगेन इन द नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।